मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एस्पायरेंट मॉन्क में। आज हम लेक्चर 4 मेडिवल हिस्ट्री का शुरू करने वाले हैं सैयद वंश के साथ में। लेक्चर जो 3 था हमारा, लेक्चर 3 में हमने क्या देखा था, खिलजी वंश को और तुगलक वंश को। इसको हमने ख़त्म कर लिया था। ये जो भी नोट्स हैं ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम कर जाएंगे। ये प्री और मेंस दोनों के लिए काम के हैं। तो आप इसको डीपली अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपका दोनों चीज़ कवर हो जाएगा, प्री और मेंस। एमपीपीएससी के लिए तो ये ख़ास तौर पर स्पेसिफ़िक उसी के लिए बनाए थे मैंने, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हमने सैयद वंश की शुरुआत करते हैं। सैयद वंश की अगर हम शुरुआत करें तो सैयद वंश की जो टाइम लाइन है वो 1414 से 1451 तक है। इसका जो संस्थापक हमेशा पूछे जाते हैं, तो संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां जो था वो कौन था? लाहौर का गवर्नर था। और जो तैमूर लंग था, तैमूर लंग का प्रतिनिधि था। तो तैमूर लंग का प्रतिनिधि ही बनके ये जो है दिल्ली पर बैठा था, दिल्ली सल्तनत में राज करने के लिए आया था। इसीलिए इसने कभी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करी और रैयत आला की इसने उपाधि को ग्रहण किया था। ये जो इसने अपने शासनकाल में जो भी सिक्के चलाए थे वो किसके नाम के चलाए थे? तैमूर के नाम के चलाए थे, और उसका जो बेटा था शाहरुख, उसके नाम के चलाए थे। तो ये इसने इसके सल्तनत, जैसे इसके पहले जो भी थे, तुगलक थे या फिर मोहम्मद बिन तुगलक था और फ़िरोज़ शाह तुगलक था, उन सब ने अपने अपने सिक्के अलग अलग चलाए थे। करेंसी सबकी अलग अलग थी। ऐबक ने भी क्या किया था, सॉरी गौरी ने लक्ष्मी जी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। लेकिन जो खिज्र खां था, खिज्र खां ने सिक्के किसके चलाए थे? तैमूर के नाम के और शाहरुख के नाम के। ये नियमित रूप से जो है शाहरुख, जो उसका बेटा था खिज्र खां का, उसको टैक्स भी भेजता था। जो भी ये कलेक्ट करता था अपने शासनकाल में, उसको टैक्स को ये शाहरुख को भेजा करता था। अब खिज्र खां का पुत्र हुआ कौन? मुबारक शाह। अब मुबारक शाह था, वो अपने बाप की तरह नहीं था। उसने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि भाई मैं तो जो हूँ ना इंडिपेंडेंट राज करूँगा, मैं किसी के अंडर राज नहीं करने वाला हूँ। तो इसने सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और इसने सुल्तान की उपाधि भी ग्रहण करी थी कि भाई अब मैं ही सुल्तान हूँ। इसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे और तैमूर को टैक्स देना भी बंद कर दिया। जो जो भी इसका बाप करता था वो इसने पूरी तरीके से बंद कर दिया। मुबारकाबाद भी इसने बसाया था, जो आज भी हमारे इंडिया में है मुबारकाबाद, तो उसको इसने बसाया था। और इसके दरबार में एक विद्वान था, यहिया बिन अहमद सरहिंद, जिसने एक किताब लिखी थी तारीख़ मुबारक शाही। इस मुबारक शाही में किसका वर्णन मिलता है? सैयद वंश का वर्णन मिलता है। तो इसको आप याद रखेगा। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। तो सैयद वंश का इसमें वर्णन मिलता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तारीख़ मुबारक शाही जो थी किताब इसने लिखी थी। अब इसके बाद कौन आया? अलाउद्दीन आलम शाह। ये अंतिम शासक था। और बहलोल लोदी जो था उसने ना इसको पराजित किया और यहाँ पर जो सैयद वंश था उसकी समाप्ति हो जाती है। इसके बाद कौन सा वंश आ जाता है? लोदी वंश। तो लोदी वंश जो था ये 1451 से 1526 तक इसका राज रहता है। और ये कौन थे? अफ़गानी थे। अभी तक जो जो भी हम देख रहे थे वो कौन थे? तुर्की थे, ठीक है, तुर्क थे। तुर्क से आए थे। लेकिन ये जो है ये कहाँ से आए थे? अफ़गानी थे ये, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये जो थे वो अफ़गानी थे। इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। यह प्रथम अफ़गान वंश का संस्थापक था। अब हम जो अगर हिस्ट्री में बात करें तो जो सूरी हुए, शेर शाह सूरी वगैरह जो थे ना, जो सूरी हुए और जो लोदी हुए, यही केवल अफ़गानी थे। बाकी सब थे कौन से थे? तुर्क थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तुर्क। बहलोल ने बहलोली सिक्के भी चलाए थे। बहलोली नाम से उसका करेंसी का नाम ही बहलोली था। तो उसने बहलोली सिक्के चलाए थे। और इसका जो राजस्व का सिद्धांत था वो क्या था? समानता पर आधारित था, मतलब इक्वलिटी पर आधारित था। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन कौन सी थी? जौनपुर जीतकर इसने पुनः दिल्ली में मिलाया था। जो जौनपुर जो था यूपी में, उसको जीता था इसने और इसने पुनः दिल्ली में मिलाया था। इसका जो अंतिम अभियान था वो कौन सा था? ग्वालियर का अभियान। इसने किस पर अटैक किया था? मान सिंह तोमर पर अटैक किया था। तो ये एमपीपीएससी के लिए पूछा जा सकता है ये, कि मान सिंह तोमर पर अटैक करने वाला लोधी वंश में कौन था? तो वो कौन था? बहलोल लोधी था।
बहलोल लोदी के बाद कौन आया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की टाइमलाइन क्या है? 1489 से 1517 तक। इसका मूल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम क्या था इसका? निजाम खां। सिकंदर नाम से ही गद्दी पर बैठा था। 1504 में इसने आगरा की स्थापना करी थी और उसी को इसने राजधानी बनाया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आगरा की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी। इसका उद्देश्य क्या था? राजपूतों पर नियंत्रण करना था, व्यापार पर नियंत्रण करना था, इसका मेन उद्देश्य था। इसीलिए इसने आगरा को बसाया था। देखिए, आगरा से दिल्ली भी पास में थी, तो ये वो वहाँ से पूरा जो है ना नियंत्रित कर सकता था। तो इसीलिए इसने आगरा को राजधानी बनाया था। अब सिकंदर लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सरदारों पर नियंत्रण। जो इसके नीचे सरदार थे, जो इसके अंडर काम किया करते थे, जो भी इसके पीएम थे, सेनापति थे, और जो भी कोई भी इसके जो जैसे ज़िले होते हैं तो ज़िले में भी इसके रिप्रेजेंटेटिव होते थे, तो वो उनको सरदार जो थे वो इसके सारे नियंत्रण में रहते थे। कोई भी इसको धोखा नहीं देता था, जो ये बोलता था वो सरदार किया करते थे। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। ये हमारे काम का नहीं है। ये लोधी वंश जो था उसका सबसे सफल जो शासक रहा वो कौन था? सिकंदर लोदी ही रहा है। सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी रहा है। सिकंदर लोदी एक लेखक भी था जो ना गुलरुखी उपनाम से फ़ारसी में लिखता था। ठीक है, ये अपना ओरिजिनल नाम नहीं यूज़ करता था। गुलरुखी उपनाम जो था इसका वो फ़ारसी में लिखता था। ठीक है, तो इसको आप यह याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी ने खम्स नामक जो टैक्स था उसमें इसने कोई हिस्सा नहीं लिया। खम्स का कब लिया जाता था? जो भी धन लूटा जाता था उस लूटे हुए धन पर जो टैक्स लगाया जाता था वो उसने लूटे हुए धन पर कोई टैक्स नहीं लिया। जैसे कि हमने इसके पहले भी पढ़ा था, ज़कात और जजिया, इस तरीके से हक़ शर्म नाम के कई सारे टैक्स जो चलाए थे, उसमें खम्स भी एक टैक्स था। तो खम्स जो था वो लूटे हुए धन के लिए लिया जाता है। ये शहनाई बजाने का शौकीन था, ये भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिकंदर की धार्मिक नीति क्या कहती है? धार्मिक रूप से कट्टर था भाई, ये बहुत कट्टर आदमी था धार्मिक रूप से। इसने नगरकोट मंदिर जो हिमाचल में है ज्वाला देवी का, उसने तोड़ दिया था। वहाँ पर जो मूर्ति थी ना उसने तोड़ दी थी। तो ये इतना ज़्यादा कट्टर था। और इसने मुसलमान जो महिलाएं थी उस पर उनको मज़ा जाने पर भी रोक दिया और ताजिया निकालने पर भी रोक लगा दी। मतलब इसने हर तरीके से जो भी कुछ लोग जहाँ पे इकट्ठे हो सकते थे उसने वहाँ पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कौन आया? इब्राहिम लोदी आया। सबसे पहले कौन आया? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी। अब इसका टाइमलाइन क्या है? 1517 से 1526 तक। ये लास्ट रूलर था लोदी वंश का, ये लास्ट शासक था। ये इसके फेलियर का कारण क्या था कि ये अपने सरदारों पर नियंत्रण नहीं रख पाया था, इसीलिए ये ना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। इसने ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया था। मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, उसके साथ में इसका एक युद्ध हुआ मालवा में, खतौली का युद्ध। तो दिल्ली से इब्राहिम लोदी लड़े थे और राणा सांगा तो हमारे कहाँ से थे? मेवाड़ के थे। और मालवा में एक युद्ध हुआ, कहाँ पर? खतौली का युद्ध। तो इसको याद रखिएगा, खतौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ और कहाँ हुआ। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? राणा सांगा की जीत हुई थी। फिर इसके बाद में बाबर और हुमायूं ने कहाँ अटैक किया? पंजाब पर अटैक करके कब्ज़ा कर लिया। और यहाँ पर हरियाणा जो था, हरियाणा के पास में एक पानीपत है, पानीपत का जो मैदान है वहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध होता है। कब? 1526 में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। कहाँ पर? हरियाणा के पानीपत के मैदान में। कौन कर रहा है? यहाँ से दिल्ली जो हमारे क्या बोलते हैं, बाहर से कौन आ रहा है? बाबर और हुमायूं आ रहे हैं। अभी तक ये इंडिया में नहीं आए, ये अभी बाहर से ही लड़ रहे हैं। और दिल्ली इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत जो थे ग्वालियर के, ये दो लोग कंबाइन होकर लड़ते हैं। और इसमें पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की हार हो जाती, बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। और इसी हार के बाद में लोदी वंश समाप्त हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम
और मुग़ल वंश की स्थापना। मतलब इस लाइन का कहना है कि दिल्ली सल्तनत का इस युद्ध के बाद अंत हो जाता है और मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत के पहले युद्ध में के बाद में जो दिल्ली सल्तनत थी उसका अंत हो गया और मुग़ल का उदय हो गया, मुग़ल वंश का उदय हो गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ केंद्रीय प्रशासन को। ये केंद्रीय प्रशासन क्या कहलाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाता था। तो जो इसका सर्वोच्च पद था दिल्ली सल्तनत का वो कौन होता था, सुल्तान होता था। सुल्तान मतलब अभी हम का प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका एक मंत्री परिषद होता था। अब सुल्तान है तो भाई मंत्री परिषद तो होगा जिससे सलाह मशवरा लेगा वो, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको आज हम कहते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उस समय में क्या कहते थे, मजलिस खलवत या फिर विजारत कहते थे। अब केंद्रीय विभाग जो थे भाई, अब सबके एक एक विभाग भी होगा। तो दीवान विजारत जो था वो क्या था, रेवेन्यू विभाग था, जिसको हम आज हमारा जो टैक्स कलेक्शन वाला जो विभाग है हमारा, जो टैक्स कलेक्ट करता है, तो फाइनेंस जो राजस्व विभाग था, तो उसका जो हेड होता था वो कौन होता था, वजीर होता था। वजीर जिसको आज हम पीएम बोलते हैं, या फिर हमारे जो मोदी जी हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो वजीर क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था। और सुल्तान कौन होता था, प्रेसिडेंट होता था। अब दीवान आरिज ये सैन्य विभाग होता था, मतलब आज का हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इसका आरिज ममालिक जो था वो कौन होता था, सेनापति होता था। आरिज ममालिक क्या क्या कहलाता था, सेनापति। तो ये सब टर्म्स जो है ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान प्रेसिडेंट होता था, वजीर प्राइम मिनिस्टर होता था, सद्र उस सुदूर या फिर काजी उल कुजात ये कौन होते थे, हमारे जो एक तो इनके ये इस्लाम के जानकार होते थे और दान और धर्म विभाग के प्रमुख होते थे कि किसको कितना दान देना चाहिए, धर्म से रिलेटेड क्या क्या बातें, ये सब इनको बजाते थे। तो जैसे काजी तो हमने सुना है कि काजी, तो काजी से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इस्लाम धर्म के जानकार होंगे और दान धर्म विभाग के प्रमुख होंगे। तो ये हम एक गैस वर्क भी कर सकते हैं इसमें। अगर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें, मतलब अब हम सेंट्रल से स्टेट की तरफ आ रहे हैं। स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गई हमारी, ज़िला हो गया, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हो गई, फिर इस तरीके से गांव हो गए। तो इसका विभाजन क्या था भाई, प्रांतों के नाम से जाना जाता था। इसमें प्रांतों को ही इक्ता कहा जाता था। और जो इक्ता का जो प्रमुख होता था वो उक्तादार कहलाता था। इसमें क्या होता था, प्रांतों में प्रशासन करना। इक्तादार का काम क्या होता था, प्रांतों में प्रशासन करना, टैक्स कलेक्ट करना और न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। फिर इसी प्रांत में सेम सेंट्रल जैसे प्रांतीय वजीर होता था, प्रांतीय आरिज होता था, प्रांतीय सद्र होता था, प्रांतीय काजी होता था। ये देखिए सबसे पहले देखिए आ गया यहाँ पर केंद्र आ गया, फिर आ गया प्रांत जिसको हम आज राज्य बोलते हैं, फिर आ गया शिख जिसको हम जिला बोलते हैं, फिर आ गया परगना जिसको हम तहसील बोलते हैं, और फिर गांव आ गया। तो ये ग्राम एक ही, ये तो एक ही होता था। तो जो ज़िला का जो हेड होता था जिसको हम आज भी सीएम कहते हैं, वो कौन होता था, सिकदर होता था। और इसका काम क्या होता था, प्रशासन करना। जो तहसील होता है, तहसील में कौन होता था, आमिल जिसको हम आज क्या बोलते हैं, तहसीलदार कहते हैं। उस समय इसको क्या बोलते थे, आमिल कहते थे। गांव में कौन होता थे, हेड कौन होता था, चौधरी होता था, फिर खूत होता था और मुकद्दम होता था। इस तरीके से ये गाँव का डिवीज़न होता था। अब दिल्ली सल्तनत में न्याय व्यवस्था भी थी। अब मुख्य न्यायाधीश जो था आज का हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, काजी उल कुजात, ये वही जो हमने पिछले ऊपर देखा था वही है। और जो न्यायाधीश होते थे, जो सिर्फ जज होते थे, वो कौन होते थे, काजी होते हैं। इनकी सहायता के लिए काजी और भी अन्य अदर जुडिशरी मेंबर्स होते थे, ये जिनको काजी या मुफ्ती कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में ये तो हमने देख ही लिया कि काजी उल कुजात होते थे। और हमने इसके पहले भी जब हमने अपने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी थी तो हमने देखा था कि गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश था उसने न्याय का घंटा लगवाया था, और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय व्यक्ति था, तो इसीलिए। अच्छा, गुप्तचर विभाग उस समय बहुत ही ज़्यादा, आज की जैसे हमारी रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसी समय वहाँ पे भी गुप्तचर होते थे। तो गुप्तचर जो होता था सल्तनत काल में उसको वरीद बोलते थे, वरीद। और जो राजा का जो पर्सनल गुप्तचर होता था उसको बोलते थे मुन्हियान बोलते थे। गुप्तचरों का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, वरीद मुमालिक उसको कहा जाता था। तो इसको याद रखिएगा।
अब हम इसके पहले भी बार बार एकता सुन रहे कि एकता प्रथा शुरू करी थी, एकता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू करी थी एकता। उस समय भी मैंने इसमें आपको बताया था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे उस समय, जो कि प्रशासन में मदद करते थे, तो उनको जो है ना सैलरी नहीं देते थे। उस सैलरी की जगह इनको ज़मीन दी जाती थी। उस तो वो ज़मीन पे खेती कर सकते थे, ज़मीन को बेच के पैसा कमा सकते थे, इसीलिए उनको सैलरी नहीं देते थे। तो सैलरी की शुरुआत किसने करी थी? सबसे पहले तो जो सैनिकों को सैलरी देना शुरू करी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। तो ये भी हमने इसके पहले वाली क्लास में देखा था। तो एकता आप अगर ये तो खैर मेंस से रिलेटेड है, ये तो प्री के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। अब एकता का है, ये ज़रूर प्री से रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकता सबसे पहले शुरू किसने करी थी? तो गौरी ने शुरू करी थी। और एकता जो सबसे पहले इक़्तिदार कौन था? ऐबक। कहाँ का था? ये हाँसी हरियाणा जो है वो वहाँ का इक़्तिदार बनाया था इसको। दिल्ली सल्तनत में इसे किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो इसको आप याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में शुरू किसने किया था में। और ऐबक जो था वो कौन था? गुलाम वंश का था। तो इसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू किया और गुलाम वंश में किसने शुरू किया। ये तो सब खैर मेंस के लिए है, तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सल्तनत काल में 4 प्रमुख कर जो होते थे, जजिया, ज़कात, खम्स और खराज। इसको भी हम देख लेते हैं कि जो जजिया होता था वो किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मतलब हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट ये जो होते थे इन सब से लिया जाता था, मुसलमानों से नहीं लेते थे। और ये किस लिए था? धार्मिक कर था। जब भी जैसे हम अपनी तीर्थ यात्रा पर जाते थे उस समय जो हमें प्रोटेक्शन दिया जाता था ये उसके लिए लिया जाता था। और इस तरीके से सर्वप्रथम कहाँ पर लगाया था? सिंध पर लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ये भी हमने देखा था। फिर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया था। अकबर ने समाप्त कर दिया था जजिया कर। औरंगज़ेब ने फिर से लगा दिया था। और सबसे लास्ट में मोहम्मद शाह जो था उसने फिर से लास्ट में समाप्त कर दिया था। इसके बाद में ये पूरी चीज़ें आप, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको तो याद ही रखिएगा। ये लास्ट में सब, इसके बाद फिर कभी नहीं लगाया। तो जो ज़कात होता है, ज़कात क्या होता है? ये केवल संपन्न मुसलमानों से लिया जाता है, जो भी उनकी संपत्ति होती है उसकी 2.5%। खराज जो था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता है, जो मुसलमान नहीं है उनसे। और ये क्या है? एक तरीके का लैंड टैक्स है। उश्र था, ये मुसलमानों से वसूला जाता था, जो कि एक प्रकार का भूमि कर था, मतलब लैंड टैक्स है। खम्स जो था ये लुटे हुए धन के ऊपर लिया जाता था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर खिलजी और लोदी और जो भी दिल्ली सल्तनत में उसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब हमने ख़त्म कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये जो भी नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हैं। टारगेट MPPSC 2023-24 में इसकी लिंक भी डाल दूँगा अगर आपको चाहिए है तो।